हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन आरबीएससी पर। देखिए, मैं हूं वरदाराम और पॉलिटिकल साइंस का कल का जो हमारा पेपर होना है उसके लिए हमने पिछले 3 सालों के पेपर्स का एनालिसिस किया है, 2023, 2024 और 2025, और साथ ही साथ इस साल का जो हमारा बोर्ड का मॉडल पेपर जारी हुआ है 2026 का। इन कंप्लीट मॉडल पेपर्स के एनालिसिस के आधार पर मैं लाया हूं आपके लिए भी टोटल 50 टॉप 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हर बार परीक्षा में रिपीट होते हैं और हर बार बार अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। हम इसे 2 या 3 भागों में कंप्लीट करेंगे और बहुत ही शानदार पेपर जो है ये क्वेश्चन पेपर है जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल छपने की पूरी पूरी संभावना है। तो पहला प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, कंप्लीटली आपको वीडियो को देखना है और अभी से लाइक तो कर ही दीजिए क्योंकि प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सीरीज बिल्कुल जारी रहेगी। तो पहला प्रश्न आपके सामने है भाई कि राष्ट्र निर्माण की 3 प्रमुख चुनौतियां कौन सी हैं। सबसे अच्छी बात क्या है कि हमने इंग्लिश में भी, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किए हैं, साथ ही साथ आंसर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में तैयार किए हैं। तो प्रश्न है कि व्हाट वर द 3 मेजर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग्स। 3 नंबर का, 1 नंबर का या 2 नंबर का कैसा भी प्रश्न आ सकता है। तो आप अगर बड़ा आता है तो थोड़ा सा इसे विस्तार देना है। पहला प्रश्न है, पहला पॉइंट है कि देश को एकता के सूत्र में बांधना। भाई, जब देश आजाद हुआ तो हमारा इतना विशाल देश, विविधताओं से भरा हुआ देश था, अलग अलग प्रांत, अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे। तो एक सबसे बड़ी चुनौती थी इस इतने विशाल देश को एकता के सूत्र में बांधे रखना। दूसरी चुनौती थी दोस्तों लोकतंत्र कायम रखना, क्योंकि पहले हमारे यहाँ पे राजशाही रही थी, उससे पहले हमारे यहाँ पे विदेशी शासकों ने भी शासन किया था। उसके बाद अंग्रेज यहाँ पे आए थे और अंग्रेजों ने भारत पर तकरीबन 200 सालों तक शासन किया था। अब देश जब आजाद हुआ तो देश ने एक बिल्कुल नई शासन व्यवस्था देखी थी और लोकतंत्र। तो अब इस लोकतंत्र को कायम कैसे रखा जाए। और तीसरी बात थी समता मूलक समाज का विकास करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे समाज विविध वर्गों में फैला हुआ था। तो सबका विकास करके, सबको साथ लेकर के चलने की चुनौती थी जो हमारे देश के सामने। ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा। इंग्लिश वाले पढ़ लेंगे, मैंने यहाँ पे आंसर जो है वो लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा दूसरा प्रश्न है कि शॉक थेरेपी के कोई 2 परिणाम लिखिए। बिल्कुल सीधा प्रश्न आपके परीक्षा में छपने वाला है, 2 नंबर का, 1 नंबर का प्रश्न आ सकता है। तो आपको सीधे सीधे लिखना है भाई, ये जो शॉक थेरेपी थी ना, इसका परिणाम क्या था। पहला परिणाम तो ये निकला कि रूस का पूरा औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, क्योंकि इनको उनकी पूंजीवादी व्यवस्था का मेन उद्देश्य भी यही था कि रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, रूस की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाए, और उन्होंने बिल्कुल शॉक थेरेपी के माध्यम से यही किया था। दूसरी बात क्या थी, रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में भारी गिरावट आ गई थी। तो ये इसके 2 महत्वपूर्ण परिणाम थे भाई शॉक थेरेपी के। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है, क्योंकि पसंद आएगा, हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और पिछले वर्षों के पेपर्स का निष्कर्ष निकाल करके मैं आपके लिए लाया हूं, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में लाया हूं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को हाइप कर दीजिए। एक हाइप का ऑप्शन आता है, मैं हर वीडियो में कहता हूं, आपसे निवेदन करता हूं हाइप करिए। आप लोग हाइप नहीं करते तो प्लीज हाइप कर दीजिए, आपका कुछ नहीं जाएगा, बस वीडियो को हाइप कर दीजिए आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। और हमारा तीसरा प्रश्न बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो पावर का क्या है, समझाइए। ऐसा प्रश्न आपके परीक्षा में जरूर आ सकता है। तो आपको क्या करना है, ध्यान देना कि यह जो वीटो पावर है ना, अगर देखो बड़ा प्रश्न बनता है ना तो थोड़ा सा विस्तार देना, विस्तार आप दे सकते हो ना। मेन आइडिया अगर आपको याद है, उसका उत्तर अगर आपको याद है, तो आप इसे विस्तार दे सकते हो। तो देखो लिखना है कि भाई ये वीटो का पावर 5 स्थायी सदस्यों को प्राप्त है, जो एक नकारात्मक वोट है। ये नकारात्मक है, ये नेगेटिव शक्ति है, इस बात का ध्यान देना। यदि कोई एक स्थायी सदस्य, 5 में से कोई भी एक स्थायी सदस्य इसका प्रयोग कर दे तो कोई भी प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न, चौथा प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1975 में आपातकाल लागू होने के 2 मुख्य कारण क्या थे। भाई 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। क्या थे इसके 2 कारण। तो पहला तो लिखना है आपको कि जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति आंदोलन बहुत तेजी से उस समय फैल रहा था और सरकार को लगा कि भाई ये आंदोलन जो है वो वास्तव में कहीं ज्यादा उग्र रूप नहीं ले या फिर सरकार के लिए खतरा बन सकता था। तो इसका एक तो ये कारण था और दूसरा कारण था इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा
द्वारा इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित कर दिया था, और ये दोनों कारणों से सरकार ने जो है वो देश में इमरजेंसी घोषित कर दी थी। ठीक है, विस्तार रूप आप दे सकते हो। आप डायरेक्ट अगर लिखोगे कि देश में 25 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया था। आपातकाल लागू करने से पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लिखेंगे, फिर ये मुख्य 2 पॉइंट लिखेंगे। और ध्यान देना, उत्तर लिखते समय हमेशा पॉइंट में ही उत्तर लिखो। जो पैराग्राफ रूप में एक बच्चे जो उत्तर लिखते हैं और एक कुछ बच्चे जो लिखते हैं पॉइंट्स वाइज अगर उत्तर लिखते हैं, तो कॉमनली देखा गया कि जो पॉइंट में उत्तर लिखते हैं उनके नंबर हमेशा ज्यादा आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है कि आसियान शैली से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज द आसियान वे? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द आसियान वे? दोस्तों, आसियान जो संगठन है, 10 देशों का जो सदस्यों का संगठन है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो आपसी विवाद है उसको शांतिपूर्ण तरीके से सहयोगात्मक रूप से हल किया जाना है। तो आसियान देशों का द्वारा अनौपचारिक और टकराव रहित और सहयोगात्मक तरीके से काम करने के तरीके को आसियान शैली कहा जाता है। ये आपस में बिना किसी टकराव के आपस में सहयोग के साथ आगे बढ़ते हैं, इसी को आसियान शैली कहते हैं। इसमें सबका भला, सबका हित, सबका साथ की बात होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5वां के बाद 6ठा प्रश्न है हमारा कि भारत की परमाणु नीति की 2 मुख्य विशेषताएं बताइए। बिल्कुल एग्जैक्ट आपके इसी टाइप के प्रश्न आने वाले हैं। हमने दोनों किताबों को कंप्लीट उसका निचोड़ निकाल करके ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं बच्चों। तो प्रश्न हमारा पहला ये है, उत्तर पॉइंट में लिखना है कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग, और दूसरी बात लिखनी है पहले उपयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज का सिद्धांत है। भारत कभी भी अपने परमाणु हथियारों का किसी दूसरे देश पर हमला करने के लिए पहले उपयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमला कर दिया तो आत्मरक्षा में भारत इसका जरूर उपयोग करेगा। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? आपको आंसर देना है व्हाट इज द क्योटो प्रोटोकॉल। 2 नंबर में अगर आ सकता है तो लिखना है कि 1997 का एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग बढ़ाने वाली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। बिल्कुल सिंपल एंड सटीक आंसर आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला हमारा 8वां प्रश्न है दोस्तों कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्यों चलाया गया था? 2 नंबर में प्रश्न आ सकता है, तो आंसर लिखना है 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को हथियारबंद आतंकवादियों यानी खालिस्तान समर्थकों ने से मुक्त कराने के लिए सैन्य अभियान चलाया गया था। इसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9, वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव लिखिए। तो वैश्वीकरण के 2 आर्थिक प्रभाव में आप लिख सकते हो भाई, दुनिया भर में वस्तुओं और पूंजी के प्रवाह में वृद्धि हुई है, और दूसरा पॉइंट लिख सकते हो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश से रोजगार के नए अवसर बढ़े हैं। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है कि मंडल आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या थी? तो मंडल आयोग जिसने ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में रिजर्वेशन के लिए और इसने अपनी सिफारिशें की थी, तो आप लिखेंगे कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। ये थी मंडल आयोग की सिफारिशें जिसे 1990 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों कि कांग्रेस पार्टी के सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? सिंडिकेट क्या है? एंड क्वेश्चन की व्हाट इज मेंट बाय द सिंडिकेट इन कांग्रेस पार्टी इंग्लिश में। तो लिखना है कि यह कांग्रेस के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली क्षेत्रीय नेताओं का एक अनौपचारिक समूह था, जैसे के कामराज, ऐसे लोग थे इसमें जिसका पार्टी संगठन पर गहरा नियंत्रण था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कि साझी संपदा के 2 उदाहरण लिखिए। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे नोट कर लेना भाई, इसे नोट कर लेना, ये जरूर आएगा। पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह और बाह्य अंतरिक्ष साझी संपदा के उदाहरण है। अगर 2 पूछा जाता है तो 2 लिखने हैं, 3 पूछा जाता है तो 3 लिखने हैं। ये आपका हो गया प्रश्न। नेक्स्ट है हमारा 13वां प्रश्न कि 1969 में कांग्रेस पार्टी के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना कि 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी द्वारा अपनी ही पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार जो नीलम संजीव रेड्डी थे, पहले इन्होंने अपना उम्मीदवार बना दिया, लेकिन फिर सरकार ने क्या कर दिया कि नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ जो निर्दलीय
उम्मीदवार थे वीवी गिरी, उन निर्दलीय उम्मीदवार को भाई के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार वीवी गिरी का समर्थन कर दिया, वीवी गिरी जीत गए, तो भी पार्टी के भीतर विवाद पैदा हुआ और फिर पार्टी का विभाजन जो है वो हो गया। तो ये मुख्य कारण था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, अगला अगला हमारा क्वेश्चन है भाई 14वां कि सार्क के सफल न होने का मुख्य कारण क्या है। हमने देखा कि एक तरफ यूरोपियन यूनियन बहुत एक बड़ी ताकत के रूप में उभरा, हम देखते हैं आसियान एक महत्वपूर्ण ताकत के रूप में उभरा, चाइना ने भी अपना अकेले अपने दम पर विकास कर लिया, भाई जापान दक्षिण कोरिया अपने स्तर पर बहुत ज़्यादा विकसित हो गए। लेकिन यहाँ पर अगर हम दक्षिण एशिया की बात करें, जो दक्षिण से एक सम्मेलन बना था, सार्क एक सम्मेलन बना था, ये अपने स्थापना से लेकर आज तक इतने वर्ष बीत चुके हैं। 1885 में स्थापना जब इसकी हुई थी 1985 में, तब से लेकर के और अभी तक इसका विकास क्यों नहीं हुआ, आखिर क्या कारण है, ये इतना शक्तिशाली क्यों नहीं बन पाया। तो इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो लिखना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में लगातार चलने वाले राजनीतिक तनाव और विवाद की वजह से जो है वो ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, और दूसरा सदस्य देशों के बीच में आपसी अविश्वास है, और तीसरा है सीमा पार आतंकवाद सबसे बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हमारा अगला प्रश्न है भाई, अगला हमारा प्रश्न है 15वां, सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में कौन से खतरे शामिल हैं। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा और एक अपारंपरिक धारणा, दो धारणा है। अपारंपरिक वाला ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसमें केवल सैन्य हमले नहीं शामिल है, बल्कि आतंकवाद, मानवाधिकारों का उल्लंघन, वैश्विक गरीबी, महामारी जैसे कोविड-19 और ग्लोबल वार्मिंग जैसे खतरे शामिल होते हैं। और इसी के साथ 15 प्रश्न ही लेंगे, टोटल 50 प्रश्न है। मैं बहुत ही जल्दी आपको इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो अवेलेबल करा दूंगा, और इसी हिसाब से हमारी जो क्लास है वो लगातार चलती रहेगी। अब आप मुझे बताइए अगला टॉपिक और किस विषय पर चाहते हैं आप, मैप चाहते हैं या फिर आप MCQ चाहते हैं, रिक्त स्थान चाहते हैं, जो टॉपिक आप कहेंगे वो मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। वीडियो को कंप्लीटली देखने के बाद लाइक करिए, हाइप करिए और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके कमेंट पढ़ करके अगली क्लास आपके लिए अवेलेबल कराऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।